नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरमाड़ा थाना इलाके में डरा धमकाकर विवाहिता से 1 साल तक करता रहा दुष्कर्म। आरपीएससी मामले में प्रकाश पारचा को किया कोर्ट में पेश, 15 दिन की न्यायिक हिरासत। भ्रष्टाचार का खेल उजागर होने के बाद मेयर ने फिर से किए तेवर तीखे। और अब खबरें विस्तार से। हरमाड़ा थाना इलाके में एक अभियुक्त डरा धमकाकर एक विवाहिता के साथ करीब 1 साल तक दुष्कर्म करता रहा। किसी तरह पीड़िता उसके चंगुल से निकली और परिजनों को मामले की जानकारी दी। परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे और अभियुक्त के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ग्राम बगवाड़ा निवासी विवाहिता ने आरोप लगाया कि रामपाल बुनकर का उसके घर आना जाना था। बुनकर उसके घर आता और पति के साथ शराब पीता था। 1.5 साल से रामपाल उसके घर आ रहा है और पति को अधिक शराब पिला देता था और बाद में उसकी पत्नी के साथ अश्लील हरकतें करता था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी के साथ पिछले 1 साल से डरा धमकाकर देह शोषण कर रहा है। पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी के नारगढ़ थाना इलाके में मंगलवार सुबह एक अधेड़ की लाश मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार नारगढ़ इलाके में स्थित गैटोर की छतरियों के पीछे सड़क पर एक अधेड़ व्यक्ति की लाश पड़ी मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस के मुर्दाघर में सुरक्षित रखवा दिया। मृतक की शिनाख्त मोहन नगर ब्रह्मपुरी निवासी पिशन सिंधी 65 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक पिशन सिंधी विकलांग है। वह फुटपाथ पर ही सोता था और आसपास के इलाके में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। एसओजी की गिरफ्त में आए आरपीएससी के निलंबित वरिष्ठ लिपिक प्रकाश पारचा को लंबी पूछताछ के बाद एसओजी की टीम ने जयपुर स्थित सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए। जांच अधिकारियों के मुताबिक रिमांड अवधि के दौरान हुई पूछताछ में पारचा के परीक्षा पास कराने के एवज में प्रत्येक अभ्यर्थी से 1.5 से 2 लाख रुपए लेने की बात सामने आई है। एसओजी के एडिशनल एसपी सुनील कुमार के मुताबिक पारचा से लंबी पूछताछ की गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। वहीं कई अभ्यर्थियों से पैसे लेने की बात भी सामने आई है। जांच अधिकारी के मुताबिक जरूरत पड़ी तो दोबारा पारचा को रिमांड पर लिया जाएगा। उधर पारचा ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि उनके घर सिर्फ ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिली है, जिससे उनकी मिली भगत साबित नहीं होती है। वो निर्दोष हैं। आपको बता दें कि आरोपी प्रकाश पारचा कार्यालय के काम से ड्यूटी के तहत जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर और अन्य शहरों के ट्यूब पर रहता था। इस दौरान वो नौकरी के नाम पर अभ्यर्थियों से संपर्क करता और उसके बाद परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर पैसे ऐंठता था। आज 5 दिन से हमारे पास था, ये पूछताछ के लिए रखा था। सारी चीज़ें जब तक है वो हालात अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अब आज इसको जैसी करवाए पर 15 दिन के लिए जैसी के लिए भेजा। इसमें यही है कि ये लोगों से चीट किया इसने। लोगों से उनकी ओएमआर शीट भी रखी, एडमिट कार्ड भी रखे, पैसे भी लिए और आश्वासन ये दिया कि मैं पास करवा दूँगा। उसके बाद बाकी पैसे लगभग 1 लाख 2 लाख जितने भी सभी से जैसे हो जाए। नहीं, अब पहले तलाशी ली जा चुकी थी, वही चीज़ें, नई कोई चीज़ नहीं मिली तो शायद देख चुकी। जोधपुर जिले के बालेसर कस्बे की ओरिएंटल बैंक में हुई डकैती की वारदात के बाद फरार आरोपी को जयपुर के श्यामनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर इलाके के पवन विहार कॉलोनी में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी नंद किशोर बावरी कई दिनों से फरार चल रहा था। आरोपी का ताल्लुक एक ऐसी गैंग से था जो अलग अलग प्रदेशों में रैकी कर दर्जनों डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुकी है।
फिलहाल जयपुर पुलिस ने आरोपी को जोधपुर पुलिस को सौंप दिया है। अब आगे की जांच जोधपुर पुलिस करेगी। जोधपुर में 2008 में एक बैंक लूट की घटना हुई थी और जोधपुर के अलावा भी कोई राजस्थान में 21 ऐसी लूट की घटनाएं हुई थी। तो उसमें कोई बावरिया गिरोह सामने आया था। उनमें से एक एक्यूज्ड अभी तक फरार था और वो केस अभी तक 173 सीआरपीसी में पेंडिंग था। उस गिरोह का एक जो मेंबर था नंद किशोर बावरी, उसको हमारे श्यामनगर एसएचओ सुगंध सिंह जी ने उनको पता लगा और उन्होंने उसको अरेस्ट करके जोधपुर पुलिस को सुपुर्द किया। टोटल इस गैंग ने पूरे कंट्री में तो करीब 65 बैंक लूट की वारदातें की थी, राजस्थान में करीब 81 है और अभी इसको जो अरेस्ट किया है जोधपुर पुलिस ने वो जोधपुर में जो बैंक है उसकी लूट में अरेस्ट किया। डीआईजी होमगार्ड के घर की ऊपरी छत पर मिली युवक की लाश का अभी रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने लाश को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, लेकिन अभी तक मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक मृतक की शर्ट पर गुड़गांव के एक टेलर का टैग मिला है। पुलिस अभी मकान के अंदर रहने वाले अन्य सदस्यों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को जल्द ही मामले से जुड़े कोई सुराग मिलने का अंदेशा है। पुलिस ने अभी तक हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया है। आपको बता दें कि सी स्कीम के विवेकानंद मार्ग स्थित डीआईजी रानावत के आवास की छत पर युवक की सोमवार को लाश मिली थी। अशोकनगर इलाके में विवेकानंद मार्ग पर होमगार्ड डीआईजी श्री रानावत साहब रहते हैं। उनके हाउस के ऊपर टेनेंट्स रहते हैं, 2 पीजी के लड़के रहते हैं। उसके पास की जो छत थी उस पर एक अननोन 28-30 साल के युवक की लाश मिली है। प्राइमा फेशियल देखने से ऐसी कोई बाहर से इंजरीज उसके बॉडी पे नहीं है जिससे पता लगता हो किसी इंजरी से उसकी डेथ हुई है। उसकी शिनाख्त भी अभी तक नहीं हो पाई है। अभी कहना मुश्किल है कि उसकी डेथ के रीजंस क्या थे, कॉज ऑफ डेथ क्या था। पोस्टमार्टम अभी तक नहीं करवाया गया क्योंकि शिनाख्ती होने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया। हाँ, उसकी जो उसने शर्ट वेयर कर रखी थी उस पर एक टैग मिला है, वो गुड़गांव के पास किसी गाँव का है। तो वहाँ हमने एक टीम भेजी है ताकि उसके सकुनत का पता लग सके और उसके बाद उसकी निवास का और पते का लगने के बाद में उसके एग्जैक्ट पता लग जाएगा कौन लड़का था, कौन नहीं था, किस आशा से वहाँ पे आया था। देन आगे कार्रवाई प्रोसेस। ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और जो बॉडी मिली वो फर्स्ट फ्लोर की छत पे मिली है। लेकिन अब देखने से कोई ऐसे अपेरेंट रीजन सामने नहीं आ रहा है। हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक भी हो या वो गिर गया हो, कोई हेड इंजरी अंदर की आई हो। रीजंस तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगता है। सहकारिता विभाग ने सहकारी बैंकों में विभिन्न सेवा संवर्गों के सीधी भर्ती से पदों को भरने की चयन प्रक्रिया जारी की है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अनुराग भारद्वाज ने बताया कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों के सीधी भर्ती से रिक्त पदों की भर्ती के लिए राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान राइसम को नोडल संस्था बनाया गया है। राइसम द्वारा इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित स्वतंत्र भर्ती संस्थान के माध्यम से संपादित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने सहकारी बैंकों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की घोषणा की थी। पिछले दिनों सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजहंस उपाध्याय और रजिस्ट्रार अनुराग भारद्वाज की उच्च स्तरीय बैठक में रिक्त पदों को भरने की आवश्यक तैयारियां शुरू करने का निर्णय किया था। उन्होंने बताया कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों को लिखित परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह में आने वाले चढ़ावे के बंटवारे को लेकर पिछले 2 दशक से चल रहा विवाद खत्म होने के बाद दरगाह दीवान और खादिमों के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके तहत खादिम दरगाह दीवान को हर साल 2 करोड़ रुपए देंगे। साथ ही दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते में खादिमों ने दरगाह दीवान के बेटे सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती को अगला दीवान बनाना भी स्वीकार किया है। इस समझौते की प्रति यहां राजस्थान हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पेश की गई। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को तय की गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष के समझौते की जानकारी दरगाह कमेटी के नाजिम और रिसीवर के साथ ही अजमेर जिला कलेक्टर को पहले ही दी जा चुकी है। गौरतलब है कि चढ़ावे को लेकर कोर्ट का आदेश है कि मजार शरीफ के भीतर आने वाला चढ़ावा खादिमों और दरगाह दीवान के बीच आधा आधा बटेगा। इसके लिए वहां दान पेटियां रखी जानी हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस के सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने के लिए
14 अगस्त को जेडीए सामुदायिक केंद्र सुभाष नगर शॉपिंग सेंटर टीबी हॉस्पिटल के पास जयपुर पर अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष पायलट की उपस्थिति में जयपुर शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों से आए लोगों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई जाएगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज की ओर से रिजर्व बैंक कर्मियों ने मुख्य द्वार पर भोजनावकाश में प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूनाइटेड फोरम के संयोजक जी.एन. पारेख, सचिव रमेश यादव ने बताया कि बैंक द्वारा एक तरफा कार्रवाई कर मुख्य महाप्रबंधक जैसे उच्च पद पर बाहरी व्यक्ति को सीधी नियुक्ति दी गई है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक जैसे देश के शीर्षस्थ वित्तीय संस्थान में एक से एक योग्यता एवं अनुभव वाले अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध हैं, परंतु बैंक द्वारा 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति को योग्यतम एवं अनुभव प्राप्त व्यक्ति का दर्जा देकर नियुक्ति करना उन अधिकारियों के साथ अन्याय है जिन्होंने अपना 100% योगदान देकर पूर्ण निष्ठा से इस संस्थान की सेवा की है और अभी भी सेवारत है। रिजर्व बैंक में हमारे सभी संवर्गों के लिए एक यूनाइटेड फोरम है जिसके चारों संगठन मेंबर हैं। रिजर्व बैंक का शीर्ष प्रबंधन पिछले कुछ समय से मनमानी कार्रवाई कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, एसोसिएशन यूनियन से बात नहीं कर रहा है, यूनाइटेड फोरम से बात नहीं कर रहा है और एक तरफा निर्णय लेके रिजर्व बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों का जो कैरियर प्रोग्रेशन है उस कैरियर प्रोग्रेशन को समाप्त करने पे तुला हुआ है, जिसको लेकर हम सब लोग कर्मचारी और अधिकारी यूनाइटेड फोरम के झंडे के नीचे आंदोलनरत हैं। मैं इस अवसर पर ये बताना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए, क्योंकि रिजर्व बैंक का विस्तार नहीं है, इसलिए पदोन्नति के अवसर वैसे ही कम होते हैं और ऐसी परिस्थिति में जब रिजर्व बैंक में बाहर से लोग उच्च पदों पर लिए जाएंगे तो जो बचे हुए अवसर हैं वो अवसर भी खत्म हो जाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर पेंशन अपडेशन अभी रिजर्व बैंक में नहीं हुआ, नया पेंशन ऑप्शन रिजर्व बैंक में नहीं खोला गया, अन्य बहुत सी और मांगे हैं, चार्टर हमारा ड्यू है। इन सब बातों को लेकर यूनाइटेड फोरम ने इस आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आज का जो हमारा आंदोलन था ये सीधी भर्ती डायरेक्ट सीजीएम के लेवल के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास के अंदर ये पहली दफा ऐसा होने जा रहा है, जिसके विरोध के अंदर हम सब यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं और हमने इसका घोर विरोध किया है। और सारे संगठन, हमारे यूनाइटेड फोरम के अध्यक्ष जी.एन. पारेख जी, मेरे अध्यक्ष जी.एल. झोपड़ जी, अभी रमेश जी यादव, सभी लोगों ने और सभी वर्ग के कर्मचारियों ने इसका घोर विरोध किया है। चेन्नई के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई थी, इसके अंदर यूनाइटेड फोरम के शीर्ष नेतागणों के द्वारा गवर्नर के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये बोला गया था गवर्नर साहब को कि साहब ऐसा नहीं किया जाए। तो गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं अगर जो भी करूंगा आप लोगों को पूछ के करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने निर्णय लिया है। 35 वर्षीय महिला जो अमेरिका से डायरेक्ट बुलाकर उसको सीधी नियुक्ति सीजीएम लेवल पर दी जा रही है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। इससे हमारा कोई नुकसान है कि हमारे जो रिजर्व बैंक के अंदर जो शीर्ष अधिकारी हैं, पदाधिकारी है, जीएम है, सीजीएम है, वो अन्य ऊंचे पदों के ऊपर इससे जा नहीं पाएंगे, इसलिए हम उनका घोर विरोध करते हैं। न्यायिक अधिकारियों और वकीलों के बीच विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 डिस्ट्रिक्ट जजों के ट्रांसफर की मांग और कुछ वकीलों पर अवमानना कार्रवाई के विरोध में वकीलों का कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। अपनी मांगों पर अड़े अधिवक्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट में क्रमिक भूख हड़ताल जारी रखी। इस दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज शर्मा और महासचिव भुवनेश शर्मा भी मौजूद रहे। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। गौरतलब है कि इन मांगों को लेकर वकीलों का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। तमाम तरह की वार्ताओं के बाद भी दोनों पक्षों के बीच अभी तक सुलह नहीं हुई है। वकीलों ने मांगे नहीं माने जाने तक कार्य बहिष्कार पर ही रहने का मन बनाया हुआ है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 12 अगस्त को पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस के रूप मनाया। जयपुर में भी डॉक्टर राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ममता शर्मा,
डीडी पुस्तकालय विभाग एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर नंद भारद्वाज वरिष्ठ साहित्यकार थे। इस मौके पर राज्य पुस्तकालय अध्यक्ष मुखराम सहारन ने बताया कि राजा राममोहन राज्य पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता पहले से ही 12 अगस्त को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जन्मदाता स्वर्गीय डॉक्टर एसआर रंगनाथन की स्मृति में सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष पुस्तकालय अध्यक्षों के दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर जयपुर के डॉक्टर राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जयपुर के वाचनालय कक्ष में भी पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस के रूप में मनाया गया। आज का जो आयोजन है वो डॉक्टर एसआर रंगनाथन के दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस घोषित किया गया है। उनके विशेष सम्मान में और उनके सम्मान के लिए जो है आज जो है हम जो है पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मना रहे हैं यहाँ लाइब्रेरी के अंदर। तो इसमें लाइब्रेरी की गतिविधियाँ और पुस्तकालय अध्यक्षों की दशा और दिशा पर हम विचार करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो है डिप्टी डायरेक्टर ममता शर्मा हमारे बीच विभाग की जो है डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो आज हमारे बीच पधारे हैं। और डॉक्टर नंद भारद्वाज जो हैं वो साहित्यकार हैं और अच्छे वक्ता और विद्वान हैं, तो वो हमारे जो है आज के विशिष्ट अतिथि हैं। और डॉक्टर एसपी सूद साहब जो है वो यहाँ लाइब्रेरी के प्रोफेशन रहे और हमारे सबके गुरुजी रहे, तो उनका आज विशेष वार्ता है डॉक्टर एसआर रंगनाथन के सम्मान में। मैंने 1 साल पहले यहाँ ज्वाइन किया था, तो उसमें मुझे 1000 मेंबरशिप मिली थी और आज मेरे पास 1800 की मेंबरशिप है, यानी लगभग 2 गुनी हो जा रही है। और 2.5 गुना भी अगर इस साल के सत्र में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और पिछले 1 साल के अंदर जो है हमारे पुस्तकालय को जो है वो हमने इंटरनेट पे डाल दिया है और हमारी सारी बुक्स जो है वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। और कोई भी पाठक अपने घर बैठे हमारी लाइब्रेरी की साइट e-library-rajasthan.government.go.in पे देख सकता है। छात्र संघ चुनाव के चलते छात्र नेता संगठन से टिकट पाने की चाह में और उम्मीदवारी जताते हुए शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में आज एनएसयूआई से उम्मीदवारी जता रहे अभिषेक चौधरी ने शिक्षा संकुल से विश्वविद्यालय तक छात्र रैली निकाली। छात्र नेता अभिषेक चौधरी ने बताया कि एनएसयूआई संगठन अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन 23 अगस्त को करेगा। फिलहाल इस रैली को सद्भावना रैली कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि संगठन एकजुट है और संगठन स्तर पर ही अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल होगा। वहीं रैली को देखने पहुंचे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश भाकर ने बताया कि अब तक एनएसयूआई के 3 कैंडिडेट्स की रैली देखी जा चुकी है और इन 3 में से ही अंतिम नाम घोषित किया जाएगा। इसे लेकर ही प्रदेश स्तरीय बैठकों का दौर शुरू होगा, जिसमें संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं बुधवार से महासचिव पद के उम्मीदवार अपनी शक्ति का परिचय देंगे। आज हमने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। शक्ति प्रदर्शन हम एनएसयूआई के नेतृत्व में 23 तारीख को करेंगे। ये तो एक सद्भावना रैली है, छात्रों में शांति का मैसेज देने के लिए, छात्रों में एकजुटता का मैसेज देने के लिए और एक मजबूत एनएसयूआई को विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2014 में पेश करने के लिए ये एक सद्भावना रैली रखी गई है। तो जिस तरह से मैं आज तक संगठन की सेवा की है, संगठन के लिए हमने जो मजबूती से पूरी निष्ठा से जो कार्य किए हैं, बस अपनी उसी निष्ठा को, उसी मजबूती को संगठन के सामने रखे और संगठन से विश्वास की मांग कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में 2014 के सत्र से बीसीए कोर्स में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के छात्रों को प्रवेश मिला। ये हमारी एनएसयूआई की उपलब्धि है। प्रायोगिक परीक्षा में हो रही धांधली जिसे आज तक कोई नहीं रोक पाया, उसके ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास हमने एनएसयूआई के नेतृत्व में किया। विश्वविद्यालय में एक उच्च शैक्षणिक स्तर का निर्माण करने के लिए आज एनएसयूआई जो भरसक प्रयास कर रही है, वो हम एनएसयूआई के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर पूरी मजबूती के साथ ये कार्य करके कर रहे हैं। जयपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार का खेल उजागर होने के बाद मेयर ज्योति खंडेलवाल ने फिर से अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। एसीबी की ओर से नगर निगम में ठेकेदारों से काम दिलाने के बदले कमीशन वसूलने के गोरख धंधे की मेयर ने सीबीआई से जांच करने की वकालत की है। मीडिया से बातचीत में मेयर ने फिर दोहराया है कि सरकार निगम सीईओ लालचंद असवाल को बचाने में जुटी हुई है। मेयर ने एसीबी कार्रवाई पर कई तरह के सवाल उठाए। मेयर के मुताबिक सरकार की ओर से असवाल को एपीओ किए जाने से पहले
दिए बयान में मेयर ने राज्य सरकार से असवाल को बर्खास्त करने की मांग भी की। मेयर ने मामले की साफ सुथरी और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की पैरवी की। देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि असवाल जी ने जिस तरह की वर्किंग की है उसमें उन्होंने वाल्मीकि समाज को भी बरगलाने में कुछ कम कसर नहीं छोड़ी थी। आप खुद देखेंगे कि भर्ती के नाम पर लोगों की भीड़ इकट्ठी करना और मोटिवेशन प्रोग्राम चलाना, महिलाओं को रात्रि की सफाई के लिए जबरन बुलाने की कोशिश करना, जिसका हम सब के द्वारा विरोध किया गया। तो एक ESI PF का भी जो लाभ जो नगर निगम के माध्यम से मिलना है वो डेफिनेटली वाल्मीकि समाज के लोगों को मिलना है। कॉन्ट्रैक्ट पर भी अगर कोई सफाई का काम कर रहे हैं, सीवर का काम कर रहे हैं, नाले के काम कर रहे हैं, सफाई का, वो सब वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं। डेफिनेटली वो सबसे बड़ा वर्ग वही है और उस समाज को लाभ मिले जो कि उनका हक है और उसके लिए सीओ द्वारा कुछ प्रयास नहीं किया जाना बल्कि बचाना, कहीं ना कहीं मिलीभगत करना निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज में एक रोष को जन्म देगा। और अब जिस तरह की कार्रवाई हुई है उससे समाज निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी भावनाओं को जो है यहाँ पर प्रदर्शित किया है। और मैं मानती हूँ कि जो प्रदर्शन जो हो रहा है और जिसमें जिस तरह से गिरफ्तारी की मांग जो निकल करके आ रही है वो एक जायज़ मांग है। क्योंकि आप देखिए कि खुद मेरे द्वारा भी जो मुकदमा दर्ज करवाया गया वो 12 जुलाई को दर्ज करवा दिया गया, जिसमें परिवाद दर्ज हो चुका है, जिसकी संख्या 138/2014 है। 12 जुलाई को अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है उसके बाद ACB कार्रवाई करता है और कार्रवाई करने के लिए जाता है और सीओ पर कोई कार्रवाई नहीं करके, उनसे कुछ पूछताछ नहीं करके, बिना उनके खिलाफ कोई एक्शन लिए अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये कटघरे में खड़े करने जैसी बात तो है। जब आपने परिवाद दर्ज कर लिया, जांच करनी थी, पूछताछ आपको करनी थी, रिकॉर्ड आपको चाहने ही थे, तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई यहीं पर ही होनी चाहिए थी, नहीं तो सबूतों को मिटाने की पूरी संभावनाएं जो हैं वो यहाँ पर नजर आती हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से पूरा प्रकरण चल रहा है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की जो कोशिश की जा रही है, सवाल जी को बचाने की जो कोशिश की जा रही है, सबूतों को नष्ट करने के लिए जो उनको एक अवसर दिया जा रहा है, इन सब मामले में CBI से जांच होनी चाहिए। मैं पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली हूँ, मैंने ESI PF के मामले में भी इस बात को उठाया है और निश्चित रूप से अगर एक जायज़ कार्रवाई अगर नहीं होती है तो मेरी द्वारा पुनः CM को भी पत्र लिखा जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी पुनः इस बात को पहुंचाया जाएगा कि वो इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो CBI से करवाने के आदेश दें, जिससे जनता के सामने जो सच्चाई एक निकल करके सामने आ रही है वो सच्चाई खुल करके पूरी तरीके से सामने आ सके और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके। राजस्थान की वर्तमान राजनीति में स्वर्णों, दबंगों व संपन्न जातियों का ही बोलबाला है। SC व ST के लोगों को आरक्षण मिलने के कारण भरपूर भागीदारी मिल रही है। राजस्थान का कुम्हार समाज OBC की श्रेणी में आता है, परंतु लोकसभा एवं विधानसभाओं में OBC का आरक्षण नहीं होने के कारण तथा OBC में दबंग एवं साधन संपन्न जातियों को आरक्षण देने के कारण शासन प्रशासन में भागीदारी शून्य के बराबर है। मंगलवार को राष्ट्रीय कुम्हार महासभा राजस्थान के पदाधिकारियों ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में 50 लाख की जनसंख्या वाले कुम्हार समाज को एक भी लोकसभा की टिकट नहीं दी गई है। राज्यपाल तो दूर की बात है, राज्यसभा में मनोनीत सांसद भी नहीं बनाया गया है। उन्होंने मांग की है कि कुम्हार जाति की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाए। कुम्हार कला एवं शिल्प कला बोर्ड को नियमित रखते हुए वित्तीय अधिकार दिया जाए। भक्त शिरोमणि श्री श्री यादव जयंती माघ शुक्ल दूज पर राजकीय ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जाए एवं राजधानी जयपुर में श्री यादव पार्क सर्किल सड़क मार्ग का नामकरण किया जाए। और लोकतंत्र में जिनको राजनीति में भागीदारी मिलती है उनका बोलबाला होता है। नहीं पहुंचा, इसलिए नहीं पहुंचा कि टिकट देने में हमारी अनदेखी की जाती है। इसलिए हमारा जो कहना है कि कुम्हार समाज के साथ राजनीतिक दृष्टि से छुआछूत भेदभाव किया जा रहा है। प्रमुख मांगे हमारे 4 प्रकार की हैं। पहली प्रमुख मांग तो यह है कि जनगणना 1911 और 1931 जे ह्यूस्टन की रिपोर्ट के आधार पर
जब हम दलित वर्ग में हैं तो हमारी मांग ये है कि हमें क्यों हटाया गया। अगर हटाने के कारण उचित है तो सरकार इस प्रजापति समाज को अवगत कराए। राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनावों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आज महारानी कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने हस्ताक्षर कर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का संकल्प लिया। महारानी कॉलेज में यह हस्ताक्षर अभियान 2 दिनों तक चलेगा और अन्य जगहों पर 1 दिन चलाया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इसमें हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स को कि वो वोटिंग वाले दिन वोट करने आए और एक अच्छा लीडर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चुने, जिससे यूनिवर्सिटी का एकेडमिक प्रोफाइल हाई हो और हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें। हमने महारानी कॉलेज में ये 2 दिन चलेगा, आज और कल। आज यूनिवर्सिटी कैंपस और कल राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और महाराजा कॉलेज में ये हमारा कैंपेन स्टार्ट होगा। 2 दिन का है क्योंकि वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहता है, उसको हम हाई करने के लिए वहाँ पर हमने 2 दिन के लिए रखा है। इसके अलावा हमारी जो कैंपेन चल रहा है, हम क्लास टू क्लास जाते हैं, एबीवीपी के बारे में बताते हैं, वोटिंग आप वोट करने आओ, अवेयर करते हैं स्टूडेंट्स को वोट करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और एक हमारा जो अधिकार है हमें उसको उपयोग करना चाहिए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरमाड़ा थाना इलाके में डरा धमकाकर विवाहिता से 1 साल तक करता रहा दुष्कर्म। आरपीएससी मामले में प्रकाश पारचा को किया कोर्ट में पेश, 15 दिन की न्यायिक हिरासत। भ्रष्टाचार का खेल उजागर होने के बाद मेयर ने फिर से किए तेवर तीखे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online.